गुड मॉर्निंग। ये एनसीईआरटी 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है और ये भूगोल की एनसीईआरटी है। मूल सिद्धांत एनसीईआरटी के लिए पार्ट 1। तो इस पे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो भूगोल एनसीईआरटी का ये पार्ट है, क्या है देखते हैं। मानव भूगोल मूल सिद्धांत 2012 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो एनसीईआरटी यूपीएससी और पीसीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी की। तो ये एनसीईआरटी बेहद आवश्यक है। मानव भूगोल और मूल सिद्धांत कक्षा 12 की एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में जो तथ्य होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, पहली बात। तो देखते हैं इसमें एनसीईआरटी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। तो ये चैप्टर 1 की बात करेंगे अभी। ये इसकी जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हो जाती है। ये इसके इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर की शुरुआत होगी। जैसे कि ये चैप्टर है, तो ये मानव भूगोल का पहला चैप्टर है। जैसे प्रकृति अध्याय 1 में, इकाई 1 में अध्याय 1 है प्रकृति और विषय क्षेत्र में। तो सेकंड अध्याय इकाई 2 में विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। अध्याय 3 में जनसंख्या संगठन है। उसके बाद मानव विकास है, फिर इकाई 3 है। और उसके बाद प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के बाद में द्वितीयक क्रियाएं, फिर तृतीयक चतुर्थ क्रियाएं। उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि परिवहन हो गया। अध्याय 8 में परिवहन हो गया। परिवहन के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, फिर मानव बस्ती हो गई। इस तरीके से ये चैप्टर के बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है। और फिर परिशिष्ट हो गया, शब्दावली हो गई। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। ये संविधान के उद्देश्य का है। उद्देश्य का एनसीईआरटी की सारी बुक्स में होती है। भारत का संविधान क्या कहता है इसके बारे में बात हो रही है। तो भारत का संविधान क्या कहता है, उद्देश्य क्या हम देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान का 42वां अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ। और संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ। तो इस तरीके से ये संविधान की व्याख्या है, उद्देश्य का है। और भी चीजें होंगी, वो बात की बात है। चलो शुरू करते हैं। इकाई 1 में क्या है। इकाई 1 में है मानव भूगोल और मानव प्रकृति। तो इकाई 1 में मानव भूगोल और विषय क्षेत्र, इसका क्या क्या हो सकता है ये। तो आप भूगोल की एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं। इस अध्याय ने बहुत बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित हैं।
तो यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको हमारा भूगोल का मुख्य विषय भूगोल के संबंध भी अज्ञात होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में समकालीनात्मक अनुभव एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना परिघटना का जो उद्वेग एवं काल के संबंध में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी दो प्रमुख घटक है, प्रकृति भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है? अपने परिवेश और सूची बनाइए। भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है, मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक और मानवीय जगत का अध्ययन करता है। यह संबंध है। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, उनके गठित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक अध्ययन करता है। तो ये बात हो रही है कि वो किस चीज का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक मानवीय जगत के बीच संबंध स्थापित, मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा, किसका, कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्हें मानव पोषित किया गया है। तो प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद है। इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने सिद्धांतिकार अथवा विवरणात्मक भावचित्रात्मक एंडियोग्राफिक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए? ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे हैं। और अतः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। समग्रता में देखा जाना चाहिए कि यह जानकर रुचिकर है। भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया गया। तो ये सारी बातें भूगोल के विषय में हो रही है कि भूगोल का जो अध्ययन है, भूगोल का अध्ययन किस आधार पर किया जाना चाहिए। भूगोल का अध्ययन मानवीय विषय के रूप में होना चाहिए, मानवीय विषय के रूप में होना चाहिए, पहली बात। और भौतिक और मानव यानी कि भौतिक अवस्थाओं मानव के बीच जो संबंध है, भौतिक अवस्थाओं एवं मानव के बीच जो संबंध है, इस तरीके से जो है बात हो रही है कि मानव भूगोल का जो संबंध है वो क्या कहता है कि मानव भूगोल का संबंध कि भौतिक अवस्थाओं और प्रकृति के बीच क्या क्या संबंध स्थापित हो सकता है, उसी की बात मानव भूगोल कर रहा है। जैसे तो अभी हम 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, 12th की एनसीईआरटी, और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, उसमें ही भूगोल पढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भूगोल है उसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि भौतिक अवस्थाओं का मानवीय अवस्थाओं के साथ उसका संबंध स्थापित किया जा सकता है। भौतिक अवस्थाओं का मानवीय अवस्थाओं के या मानव व्यवहार के साथ क्या अध्ययन किया जा सकता है, उसी का अध्ययन ये चैप्टर करता है। पूरी बुक करती है क्या अध्ययन किया जाए या क्या संबंध होता है, उसकी सारी की चर्चा ये बुक ही करती है। तो जैसे आप जानते हैं
कि जहाँ प्राकृतिक वातावरण होता है, जैसा प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं जिस स्थान की, तो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर ही वहाँ मानव व्यवहार उत्पन्न होता है। जैसे मानव के रहने योग्य अगर जो स्थान होता है, जैसे मानव के रहने योग्य जो स्थान है, तो वही मानव बसेंगे। और जब जीवन की संभावना नहीं है तो मानव नहीं के लिए देख सकते हैं कि बर्फ के स्थान देख सकते हैं जहाँ जीवन जीने के लिए। उत्तरी ध्रुव देख सकते हैं, ध्रुवों को देख सकते हैं, वहाँ मानव बस्तियां नहीं है। ध्रुव हो गए, पानी हो गया, या ऐसी पहाड़ी क्षेत्र हो गया देख, जहाँ सुविधाएं नहीं है, जहाँ कोई चीज नहीं मिल सकती, ये सारी चीजें इसको देख सकते हैं। ऐसे ही ये चैप्टर यही बात कहता है, ये चैप्टर यही बात कहता है कि सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, नद के प्रोतनाशिका, जलडमरू, ग्रीवा, मृदा की परिस्थिति का वर्णन करते हैं। पृथ्वी के हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप का ही अध्ययन करते हैं, जैसे तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनद आदि। इसी प्रकार प्रदेशों, गांव और नगरों का भी वर्णन जीवों के रूप में किया जा सकता है। ये बात हो रही है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल के प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों अभिव्यक्तियों का व्यतीत कर सकते हैं? मूल प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या हम प्रकृति के मनुष्य को पृथक कर सकते हैं? प्रकृति और मनुष्य में यह बात हो रही है, मानव और प्रकृति को पृथक करने की। कैसे संभव प्रकृति को पृथक कर सकते हैं? भाई, मानव ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द नेचर। प्रकृति स्वयं ही मनुष्य को बनाई है, मनुष्य प्रकृति का ही हिस्सा है। जैसे प्रकृति ने अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए हैं, वैसे ही मानव की भी रचना की होगी, तो कैसे अलग कर लेंगे जबकि वे इतने जटिलता से आपस में जुटे हुए। भले ही ना तुम ये पुस्तक ना कहती तो कैसे संभव था? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसीलिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को बनाया गया। मैं भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ये बोल रहे हैं कि उसमें आप अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, वनस्पति और विविध प्राणी जातों और मानव वनस्पति जात के हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बनाएं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? तो इस तरीके से ये इसकी व्याख्या है। तो मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये आप इसको देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव और प्रकृति के बीच में ये एक नाम दिया गया संभव बात क्या होता है? समय के साथ लोग पर्यावरण के प्राकृतिक बलों को समझने लगे। अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर, अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करने लगा। वे अब आपकी अवस्था के अग्रसर होते हैं, अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। तो ये संभव बाबत का नाम इन्होंने दिया है, क्या दिया? मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमि और स्वास्थ्य पर विश्राम स्थल, विश्राम नगरी, प्रसार, खेत, फलोदान, मैदान पर तरंगित पहाड़ियों, चरागाह, तटों और पत्थरों की महासागरीय तल पर, समुद्र मार्ग, अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि पहलों के विद्वानों ने इसे संभवात का नाम दिया। प्रकृति ही अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति मानवीकरण से पृथक हो जाती है। ये बात इसमें हो रही है। प्रकृति का मानवीकरण क्या है? ये सारे इसमें चीजें हैं। तो पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, नव निश्चयवाद क्या है, तो को और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया गया। तो ये आप इसमें देख लेना, ठीक है।
हमारा जो महत्वपूर्ण बात लगेगी उस पर बात करेंगे। जैसे ये महत्वपूर्ण बात है मानव भूगोल को बेहतर अवस्था, तो ये उत्तर उपनिवेश प्रादेशिक अंतर्युद्ध के, तो ये इसमें ये ठीक है, जरूरी है इसके लिए। व्यवहारवादी मानव भूगोल के ये एकेडमिक है, ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है। जनसंख्या भूगोल में जननांकिकी आती है, सैन्य भूगोल में सैन्य विज्ञान आता है, आवास भूगोल में नगरीय आवास नियोजन आता है, आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र संसाधन, कृषि भूगोल में कृषि, तो भी ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, विश्व जनसंख्या। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू तब तक के लिए।